बुक नज़र आ रही है? यस मैम। ओके। तो इससे पहले जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन डिफरेंट बेसिस। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने पढ़ लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमने पढ़ लिया था। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट on the basis of status of development. On the basis of status of development. Development means कि जो हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, उनका विकास जो हुआ है वो कितने स्तर पे हुआ है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हम डेवलप कर चुके हैं, हमने यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं बट वी आर नॉट यूजिंग देम एट दिस टाइम because of different reasons. So on the basis of development, there are 4 types of resources. One is potential resource, second is developed resource, third is stock, and the fourth one is your reserve resource. So if this question comes in the examination, like on the basis of development, classify the resources. So you should know that there are 4 types of resources: potential, developed, stock, and reserve. So status of development means that what is the status of their development, whether they are fully developed and we are using them right now, or they are yet to be developed, or why we are not using them. So it can be for different reasons. So first we are going to study about potential resources. What do you mean by potential resources? I think you have all of you have know this word potential. Potential means क्षमता. ठीक है, हम कहते हैं ना कि आप में कितनी पढ़ाई की क्षमता है. सो पोटेंशियल मीन्स कि एक रिसोर्स में कितनी क्षमता होती है. सो उस कितनी पावर होती है कि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन बींग्स के वांट्स को. So potential resources are those resources which are found in a region but have not been utilized. So potential resources are those which are present in a particular region, जो एक क्षेत्र में मौजूद हैं but उन्हें हम अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Alright, so potential words आपको समझ में आ चुका होगा कि these are those resources which are present in a certain area, but due to one or the other region we are not using them those resources properly, or we are not utilizing them there at their fullest aspect, जितना हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो सिंपल मीन्स पोटेंशियल मीन्स कि एक रीजन, एक क्षेत्र है, एक रीजन है जहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं बट हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. उन रिसोर्सेज में पोटेंशियल है हमारी जरूरतों को पूरा कर पाने का, बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग देम. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका जो गुजरात का एरिया है और जो राजस्थान है, आपको पता है अगर आप माइंड मेकअप करें तो एक मेंटल मैप बनाए तो राजस्थान आपका कहाँ पे है एंड गुजरात कहाँ पे आपको पता है. ठीक है, तो गुजरात इज नियर द सी कोस्ट, जहाँ पे बहुत तेज हवा बहती है और बहुत सारी विंड एनर्जी जो है वहां पर आती है. विंड बहुत तेज हवा बहती है वहां से, अरेबियन सी से. तो वहां पे इजिली वी कैन मेक नंबर ऑफ विंड मिल्स एंड वी कैन जनरेट विंड पावर. बट हम लोग जितनी स्तर पे करना चाहिए हम लोग करते हैं, बट जितना लेवल पे हमें करना चाहिए उतना ज्यादा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली राजस्थान जो है, आप जानते हो डेजर्टिक एरियाज है जहाँ पे आपके फॉरेस्टेड एरियाज बहुत कम है और उसका बहुत एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है जहाँ पे ना घर बने हुए हैं, वो बिल्कुल बैरन है, खाली है. तो वहां पे जो सन की रेज है वो अनइंटरप्टेड पड़ती है, बहुत ही लंबे समय तक के लिए पड़ती है, बहुत तेज एनर्जी वहां पे सन की रेज वहां पे एनर्जी पहुंचती है. तो हम चाहे तो सन की एनर्जी को ट्रैप करके वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है क्रिएट कर सकते हैं, बट उसे हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए. ठीक है, मतलब इन प्लेसेस में जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे जो है आपका सोलर एंड विंड एनर्जी क्रिएट करने की जो है पूरी पोटेंशियल है यहाँ पर, बट उसे हम इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फॉर वन और दी अदर रीजन. मे बी अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे इंडिया में अभी थर्मल पावर, हाइड्रो पावर इतना ज्यादा है कि अभी हमारा ध्यान जो है विंड और सोलर पे इतना ज्यादा नहीं जा रहा है. हम लोग ऐसा नहीं कि हम सोलर एनर्जी यूज नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन उस जिस लेवल पे हमें करना चाहिए 100%, उस लेवल पे हम इसको नहीं करते हैं. तो ये पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, वो रिसोर्सेज जिनमें क्षमता है हमारी जरूरतों को पूरा करने की, बट उसे हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन गुजरात एंड राजस्थान वी कैन जनरेट विंड एंड सोलर एनर्जी, बट वी आर नॉट fully developing these energy in India right now.
सेकेंड इज और डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे हो चुका है और हमें उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में भी पता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे इंडिया में आयरन ओर कितना है, मैंगनीज कितना है, कोल कितना है, वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, सॉइल रिसोर्सेज कौन कौन से प्रेजेंट हैं, किस तरह के रिसोर्सेज प्रेजेंट है ना। तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं एंड इन्हें हम अभी पास्ट में और फ्यूचर में उन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दीज रिसोर्सेज आर सर्वेड। इनका सर्वे मतलब क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट अपने देश के रिसोर्सेज को सर्वे कराती है, मतलब खोजबीन करती है, पूरा मैपिंग होता है कि भाई हमारे देश कंट्री में ये रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे लैंड हो, चाहे सॉइल हो, चाहे मिनरल रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, तो सबका सर्वे किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है और पूरा उसका एक रखा जाता है कि कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है। देन उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में भी पता लगाया जा चुका है और उन्हें हम प्रेजेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब लेकिन ये जो डेवलप रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली कौन से रिसोर्सेज हैं, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जैसे आपके मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जो अगर आगे चल के समाप्त हो गए तो फिर उन्हें हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो डेवलप रिसोर्सेज पे मेनली आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेवलप किए गए हैं। इसकी जगह हमें पोटेंशियल रिसोर्सेज पे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए और डेवलप रिसोर्सेज को कम यूज करना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock. अब स्टॉक वो होता है कि जो हमारे पास भरपूर मात्रा में कुछ रिसोर्सेज है जो प्रेजेंट है, उन्हें हम रिसोर्स इस वक्त नहीं कहेंगे, मतलब कुछ इन्वायरमेंटल या नेचुरल जो थिंग्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और हमें पता है कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू यूज देम बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी। हमारे पास उसको इस्तेमाल करने की, किस तरह से हमें उसे कंट्रोल करना है, हमें उसे यूज करना है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी डेवलप नहीं हो पाई है। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर आपको पता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे आगे चल के आपको एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एंड ये वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। ठीक है। वाटर किससे बना हुआ, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है। तो हम चाहे तो ऑक्सीजन को ऐसा अगर हम करें कि वाटर से ऑक्सीजन निकाल ले हम और बहुत भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं है कि हम वाटर से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करें। ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसी कल को टेक्निक आ गई, मान लो कि हमने वाटर में से ऑक्सीजन को निकालना शुरू कर दिया, अलग कर दिया जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तब शायद हमारे पास ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। ठीक है। सो ये जो रिसोर्सेज हैं, जो स्टॉक है हमारा, बेसिकली हमारे पास क्या नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, जो है उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। दैट्स वाई उसे हम अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टॉक का ही सबसेट है आपका रिजर्व। रिजर्व जो है दे आर सबसेट ऑफ द स्टॉक, उसी का पार्ट है और विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। तो स्टॉक का ही पार्ट रिजर्व भी है, बट उसको क्या है कि उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट है, हम जानते हैं कि कैसे यूज करना है, बट उसे अभी हमने जो है रखा हुआ है रिजर्व में कि आगे चल के मान लो जो प्रेजेंटली यूज हो रहा है अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब बेसिकली रिजर्व देखो, जैसे मान लो एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में भी हम कुछ प्लेयर्स को रिजर्व में रखते हैं ना, कि कल को अगर कुछ प्लेयर्स जो है उनको कुछ चोट लग गई या वो वुंडेड हो गए, तो उस केस में हम रिजर्व में से यूज करते हैं, रिजर्व प्लेयर को यूज करते हैं। उसी तरह से हमने कुछ जो स्टॉक का मटेरियल है उसे रिजर्व में हमने रख रखा है कि कल को जब हमारे पास जो प्रेजेंटली इस्तेमाल होने वाली रिसोर्सेज है वो खत्म हो गए तो फिर हम उनको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो these can be used for meeting future requirements. Reverse water can be used for generating hydropower, but presently it is being utilized only to a limited extent. Such the water in dams for except as a reserve which can be used in the future. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम चाहे तो नदियों पे जो हम डैम बनाते हैं हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, उसको हम और बहुत सारे डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट लेकिन अभी हम उसे इतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं डैम्स। लेकिन हम इंडिया में देखें तो बहुत सारे डैम्स हैं, लेकिन और भी बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे डैम्स बहुत ही कम है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। तो अभी डैम्स जो है या हाइड्रो पावर जो है, जो हाइड्रो पावर आप समझते हैं ना, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पावर मीन्स वो एनर्जी जो हम वाटर से क्रिएट करते हैं। जैसे डैम बना दिया हमने और डैम से जो हम पानी नदी का पानी होता है उसको ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसको हमने अभी रिजर्व में रखा हुआ है ताकि आगे चल के कोयला है या फिर और जो सोर्सेज है जब वो कम पड़ जाएंगे तो हम हाइड्रो पावर को और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे।
तो इस केस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हो गया वो हमारे लिए एज ए रिजर्व यूज होता है। इंडिया में देखो मैक्सिमम एनर्जी किससे हम क्रिएट करते हैं, बेसिकली हम क्रिएट करते हैं आपके कोल से। थर्मल पावर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कोल से इस्तेमाल करती हैं, और लेकिन हमारे देश में हाइड्रो पावर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कई कई देशों के लिए जो हाइड्रो पावर है अभी वो एज ए रिजर्व है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनमें जो है पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है ज़रूरतें पूरा करने की, लेकिन उसको जो है हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है। सेकंड होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमें पता है, एंड वी आर यूजिंग देम राइट नाउ, एंड दीज रिसोर्सेज आर बेसिकली नॉन रिन्यूएबल, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज को हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड है आपका स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पता तो है कि वो हमारे काम आ सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देन लास्ट है हमारा रिजर्व। रिजर्व जो है हमारे स्टॉक का ही पार्ट है, जिसको हमारे पास टेक्निकल नॉलेज भी है, बट उसे हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने उन्हें फ्यूचर के लिए सेव करके रखा हुआ है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो गए। नाउ अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने ये बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये जब से हमारे देश पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, ये सब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, तब से जो है हमने पृथ्वी को बचाने के लिए लोगों ने नए नए कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। हमें इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, हमें जो है अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, बट हमें अगर डेवलपमेंट करना भी है तो हम कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। सो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो है डिराइव करनी पड़ेगी जिसमें हम डेवलपमेंट भी करें, लेकिन साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा के रखें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज जो है यूज करने का उन्हें मौका मिले। They should, our future generation should also get the opportunity to use the resources which we are using right now. For example, tigers हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, लेकिन जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, मे बी फ्यूचर में जो है वो जो हमारी आगे वाली जनरेशन है उनको वो पता भी नहीं चलेगा कि टाइगर लायन नाम का कोई एनिमल हुआ करता था। ठीक है, तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है ताकि इन्हें सस्टेनेबल तरीके से रखा जा सके। उसी तरह से कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर ऑल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, और ये बार खत्म हो गए तो दोबारा हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पाएंगे। सो हमें इन्हें इस तरह से यूज करना है ताकि दे कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो बेसिकली सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, सस्टेन करके रखना, मतलब बचा के रखना और प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, है ना, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, कि वो हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली देखो 2 मतलब होता है। एक तो हमें डेवलपमेंट करना है बट इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, ये पहली चीज होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सेकंड ये हो गया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है रिसोर्सेज को प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि उनका वेस्टेज ना हो और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी उसको बचाया जा सके। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment, and development in the present should not compromise the needs of the future generation। मतलब ऐसा डेवलपमेंट मत करो कि सारे रिसोर्सेज खुद ही खर्च करके बैठ जाओ और आने वाली पीढ़ी को कुछ भी ना मिले, आगे वाली जनरेशन को कुछ ना मिल सके। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, सतत पोषणीय विकास। तो ये सभी को आना चाहिए। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको यूज करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए एक मीटिंग हुई थी ब्राजील में। ब्राजील आपने नाम सुना होगा, ब्राजील एक कंट्री साउथ अमेरिका में, उसका एक शहर है, इसका नाम है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो वहां पे एक समिट हुई थी, मतलब मीटिंग हुई थी, इसका नाम था अर्थ समिट। ठीक है, क्योंकि अर्थ को बचाने के लिए हुआ था तो इसका नाम रखा गया अर्थ समिट। 1992 में हुआ था, जिसमें 100 देशों के जो अध्यक्ष थे वो आपस में उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने आपस में डिस्कशन किया था इन्वायरमेंट को लेकर।
तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी जो कि 1992 में हुई थी, ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो इस मीटिंग का मेन मुद्दा क्या था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, कि किस तरह से हम जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे, एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सके, क्योंकि बहुत सारे देश जो है हमारे पृथ्वी पे गरीब हैं, वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, भुखमरी है, गरीबी है। तो सारे देश मिलजुल कर कैसे इस प्रॉब्लम को का निपटारा करें। एक तरफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, एक तरफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इससे किस तरह से हम इसको कंट्रीज को सेव करें और पृथ्वी को बचाएं, इस बात पे इस चीज को लेके यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। देन जब पूरा डिस्कशन हो गया तो इसमें एजेंडा 21 साइन हुआ। ठीक है, एजेंडा 21 मतलब क्या होता है कि जब मान लो आप किसी प्रॉब्लम को लेके आपने मीटिंग की, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट लोगों ने अपने सुझाव दिए, अपने सजेशंस दिए कि भाई आप इस तरह से जो है मतलब हम अर्थ को बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब सबने सजेशन दे दिया तो कुछ कॉमन पॉइंट्स को इन्होंने नोट डाउन किया, कुछ कॉमन पॉइंट्स नोट डाउन किए गए कि भाई इस तरह से जो है हम अपने मतलब अर्थ को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो 21 पॉइंट्स को चॉक आउट किया गया, तो उसको कहा गया एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है आप ये देख लीजिए, इसमें कुछ सजेशंस दिए हुए अर्थ को बचाने के लिए। इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। ये सब सारे वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया जो वहां पे आए थे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये जो ये यूनाइटेड नेशंस का जो ये ब्रांच है उसने ये लीडर्स मीटिंग की थी उन्होंने, और इस पे साइन किया जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वो आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें क्या क्या जो है सुझाव दिए गए, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। इसका मेन मकसद क्या था? इन्वायरमेंटल डैमेज को रोकना, पावर्टी, डिजीज, इनको खत्म करना दुनिया से थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। कहा गया कि मान लो एक देश में बीमारी फैल रही है तो दूसरे देश को उसकी हेल्प करनी चाहिए, जहां बहुत गरीबी है वहां पर भी एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब एक दूसरे की जरूरतों को हमें पूरा करना चाहिए। जो डिफरेंट कंट्रीज है जो टेक्नोलॉजी में डेवलप है उसे उस देश की हेल्प करनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा नहीं है, और एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और कहा गया कि हर देश और हर शहर को अपना खुद का लोकल एजेंडा अपनी जरूरतों के हिसाब से एजेंडा 21 साइन करना चाहिए। मतलब अपने सपोज ऋषिकेश है तो ऋषिकेश में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ की प्रॉब्लम जो है वो दूसरे एरिया की प्रॉब्लम से अलग होगी, तो उस हिसाब से हर देश को, हर सिटी को अपना खुद का एजेंडा 21 साइन करना चाहिए, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को और अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को हटा सकें। तो ये था एजेंडा 21 और अर्थ समिट, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग देखो बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। सपोज आपको एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आप उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हो। एक प्लानिंग बेसिकली मीन स्ट्रेटेजी। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज स्ट्रेटेजी टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल। ठीक है, तो मान लो मुझे अच्छे नंबर स्कोर करना, 90 अबव स्कोर करने हैं मुझे, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि पूरे दिन भर मैंने एक टाइम टेबल बना लिया कि भाई मुझे इतना, जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं इतना टाइम दूंगी, जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट हैं मैं उनको इतना टाइम दूंगी, ताकि मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकूं। ठीक है ना, इतना मुझे पढ़ना है, फिर इतना मुझे रिविजन करना है, इस तरह से। अब वो स्ट्रेटेजी जो है जब उसको फॉलो करूंगी तो मैं अपना जो मेरा एम था, ऑब्जेक्टिव था अच्छे नंबर स्कोर करने का, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रिसोर्स प्लानिंग जो है वो भी हम करते हैं, ताकि हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनको हम प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड से उसको हम यूज कर पाए, ताकि उसका ना वेस्टेज हो, ऊपर से उसको हम ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर सके, ताकि उसका जो फायदा है वो सारे लोगों तक पहुंचे और उसका वेस्टेज ना हो। ठीक है, फॉर दैट पर्पज रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी। बेसिकली बस ये याद रखना, प्लानिंग मीन्स स्ट्रेटेजी, ये वर्ड आप अच्छे से लर्न कर लेना। स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टेज ना हो और उसका फायदा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके देश, मान लो खाद्य पदार्थ है, खाने पीने का सामान, आप किसी शादी में जाते हो तो आप देखते हो ना कि खाना जितना बन रहा है, जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा खाना बनता है, और फिर वो अगर आपने उसे सही जगह नहीं लोगों को बांटा तो फिर क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, लोग फेंक देते हैं। मान लो कुछ उनको थोड़ा सा खाना है लेकिन वो इतना सारा सामान ले लेते हैं और खाते नहीं है, फेंक देते हैं, तो वो क्या है? खाद्य पदार्थ का वेस्टेज है। ठीक है ना, आप देन आप मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, जितने कपड़े आपको नहीं पहनने,
इतना ज्यादा आप ले रहे हो और उससे फिर उसको आप यूज भी नहीं कर रहे हो, है ना। तो कई लोग तो है जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है। कुछ लोग हैं जो पहन पहन के जो है उसको मतलब वो कर रहे हैं, पहनने की टाइम नहीं उनके पास है, खाने का वो नहीं है, उसको फेंक देते हैं। और कई लोग भूखे मर रहे हैं, है ना। तो ये चीज ना हो। तो व्हाट इज जुडिशियस यूज, मतलब जुडिशियस मीन्स प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स विदाउट वेस्टेज, ताकि उसका वेस्टेज ना हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ऑप्टिमम मीन्स कि उसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अगर हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं और राइस या जो भी ग्रो किया जा रहा है, वो मैक्सिमम पब्लिक तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों तक तो सब पहुंच रहा है, कुछ लोग बेचारे गरीबी में मर रहे हैं, उनके पास खाने तक के नहीं, भूखे मर रहे हैं। तो ये चीज ना हो। सो रिसोर्स प्लानिंग मीन्स जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, एंड ये जो है हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल इन इंडिया। व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल इन इंडिया। ये अभी ठीक से बना नहीं है, लेकिन आप लिख लेना अपने जो है कॉपी में कि भारत जैसे देश के लिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले तो मैं आपको बिना देखे मैं ये आपको ये इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन मैं इसको बिना देखे मैं आपको समराइज ये कर देती हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग in a country like India is to eradicate regional imbalance in the development and for maximum utilization of resources। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको मेरा कहना समझ में आया हो तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर टू इरेडिकेट और टू ब्रिंग बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग और डेवलपमेंट इन अ कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत के कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ही रिच हैं, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं हम, रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। ये क्या है, रीजनल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस समझ दो ना, कहीं कहीं डेवलप और कहीं बिल्कुल ही गरीब, ये इम्बैलेंस है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका मतलब है हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आज हम यूपी, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड ये गरीब राज्य हैं, वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये सब कुछ हमारे स्टेट्स है जो कि वेल ऑफ है, मतलब अच्छी पोजीशन पर है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ राज्य अच्छे हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट के उस पे, और कुछ लोग जो है बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो रिसोर्स प्लानिंग है, जो हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, उसमें कहीं प्रॉब्लम है। कहीं एक तरफ लोग खा खा के मर रहे हैं, कहीं लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसा क्यों है ना। इसका मतलब कि हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया है। दैट्स वाई हमारे इंडिया में रीजनल इम्बैलेंस है डेवलपमेंट में। जो हमारा विकास है वो एक समान नहीं है, कुछ एरियाज हाईली डेवलप है, कुछ एरियाज बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो ऐसा ना हो, टू ब्रिंग रीजनल प्रॉपर एंड बैलेंस डेवलपमेंट थ्रू आउट इंडिया, रीजनल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला मैंने आपको पॉइंट बता दिया, टू ब्रिंग रीजनल बैलेंस एंड टू इरेडिकेट इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट जो है रीजनल प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड, इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री, ठीक है। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्र पर, और उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो उन रिसोर्सेज को अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उन्हें प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इंडिया का जो देखो जो रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंडिया, या कहीं भी अगर किसी भी देश की बात करो तो रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के हर राज्य में जो है खनिज पाए जाते हैं, या भारत के हर राज्य में नदियां पाई जाती हैं, या भारत के हर राज्य में कृषि उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर सबसे अधिक कहाँ होता है, अच्छा नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब, यूपी, है ना, बिहार, वेस्ट बंगाल। अगर हम खनिज की बात करें तो सबसे अधिक खनिज भारत में कहाँ पे है, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल और छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। अगर हम जो है और भी बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे अधिक नदियां भी नॉर्थ इंडिया में, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनकी ट्रिब्यूटरीज। साउथ इंडिया में जो है आपकी मौसमी नदियां हैं। तो हर भारत का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से रिसोर्सेज में इक्विप्ड नहीं है, कहीं कुछ अच्छा है तो कहीं कुछ अच्छा है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे इंडिया में भाई हमने कह दिया कि भाई नॉर्थ इंडिया में अच्छी खेती बाड़ी हो रही है तो वहीं के लोग खाएंगे, बाकी लोग इंडिया के मरेंगे, या उन तक अनाज नहीं पहुंचेगा, या बहुत महंगे रेट पर पहुंचेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो कृषि का उत्पादन नॉर्थ इंडिया में हो रहा है वो पूरे इंडिया में भेजा जाता है, ठीक है। चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, उसको प्रॉपर रेट में हर जगह भेजा जाता है। उसी तरह से जो नदियां होती हैं तो वो भले ही नॉर्थ में है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है
कोशिश किया, अब तो सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के रिवर्स को आपस में लिंक कर दिया जाए, ताकि वहां का पानी हमारे साउथ इंडिया के रिवर्स में भी पहुंच सके, क्योंकि साउथ इंडिया के रिवर्स में पानी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस इन इंडिया। ठीक है ना, कुछ एरियाज है जहाँ पे घने जंगल है, और कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे बिल्कुल जंगल नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लैंड बहुत अच्छा उपजाऊ है, जैसे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ की जो लैंड एरिया बहुत ही उपजाऊ है, एलुवियल सॉइल है। बाकी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे ठीक ठाक मिलेगा, पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी बिल्कुल ही बेकार है ना। तो इसीलिए हमारी यूनिफॉर्मिटी आ सके, हर इंडिया का नागरिक जो है उसको हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतने वास्ट रिसोर्सेज को यूज करना प्रॉपरली, उसका सर्वे करना, उसका मैपिंग करना और उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को पता लगाना, इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। एंड देन रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टेन स्टेट्स आर रिच इन वन रिसोर्स एंड अदर स्टेट्स आर रिच इन अदर रिसोर्सेज। सो ये जो कुछ जो डिफरेंसेस है रिसोर्सेज का, उसका फायदा पूरे इंडिया को मिल पाए, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग काफी जरूरी है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन, वही जो मैंने भी आपको बताया वही चीज इसमें बता रहे हैं कि इंडिया जो है इट इज वेरी वास्ट कंट्री और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स। जैसे हमारा छोटा नागपुर एरिया जो है छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उसमें खनिज आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वहां पे कृषि बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब हम कृषि का सामान कहाँ से लेकर आएंगे, यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया से। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. तो कुछ एरियाज में तो रिसोर्सेज प्रॉपर अमाउंट में है और कुछ एरियाज में रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में मिनरल्स काफी ज्यादा है, कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, वाटर रिसोर्सेज नदी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो पानी, नदियां हैं यहाँ पे, तो पानी ज्यादा अरुणाचल में, लेकिन यहाँ पे रोड, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं है। राजस्थान जो है, यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का स्कोप, डेवलप होने का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे किस चीज की कमी है, वाटर रिसोर्स नहीं है। देन लद्दाख जो है, यहाँ पे जो है ये आपका आइसोलेटेड एरिया है, लेकिन यहाँ का कल्चर बहुत डेवलप है, बट इट इज डेफिशिएंट इन यहाँ, लेकिन लद्दाख कल्चरली डेवलप है, लेकिन यहाँ पे वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स की पूरी तरह से कमी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिन एरियाज में जिन चीजों की कमी है, तो क्या वो ऐसे ही रह जाएंगे? उनको क्या खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, उन्हें क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी? है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि जिस क्षेत्र में उस चीज की कमी है, उस चीज में, उस क्षेत्र में उस चीज को पहुंचाया जाए। जैसे आपका देखो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, वो हर चीज में रिच है, वाटर रिसोर्स हो गया, चाहे कृषि हो गया, है ना। बाकी आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे जम्मू कश्मीर में, तो इन क्षेत्रों से खाद्य पदार्थ से लेके सारी चीजें यहाँ पर पहुंचाई जाती हैं, ताकि हर एरिया प्रॉपर डेवलप हो सके, किसी भी एरिया में किसी चीज की कमी ना हो सके। This is for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. तो ये हो गया कि why regional planning is important in India। तो आप ये पूरे एग्जांपल देके, पूरे एग्जांपल दिए हुए इनको करते हुए, जो मैंने पॉइंट आपको बताए, भले ही आप रिकॉर्डिंग सुनकर नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, जो मैंने रीजंस बताए। Why resource planning is important मैंने आपको बता दिया था, because India is a very vast country and there are huge amount of resources, so that's why survey is very important to know the quality and quantity of resources, and for that purpose regional resource planning is very important. Secondly, there is regional imbalance in the development, so to bring uniformity in the development in different regions, resource planning is important. And third मैंने आपको बताया, थर्ड क्या बताया था आपको, जो भी ये सब आपके दिए हुए एग्जांपल्स, इनको आप यूज करोगे। तो आपका ये हो गया। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब जो रिसोर्सेस है उन्हें हमें कंजर्व कैसे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही चीजें हैं कि हमें जो है रिसोर्सेस को मिसयूज, ये इसके बारे में हम खैर आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो एक महात्मा गांधी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन दिया था, कोटेशन कोट दिया था, आप इसको पढ़ लीजिए। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार आता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिससे लोगों की जरूरत तो पूरी हो सकती है, लेकिन लोगों का जो लालच है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अब देखो आपको पेट भरने के लिए जितना खाना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, 3 टाइम का खाना। जिंदा रहने के लिए जितना आदमी को जिंदा रहना है, वो चाहे तो 24 घंटे में अगर 2 बार भी खा ले 2-2 रोटी, तो भी वो जिंदा रह जाएगा, मरेगा नहीं।
ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि 3 टाइम खाना हो गया, फिर बर्गर हो गया, पैटीज हो गया, पिज्जा हो गया, हमें अनसंट चीज चाहिए। ठीक है, हमारे लिए रहने के लिए एक घर बहुत है जो कि 1000 स्क्वायर फीट का हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए। एक बंगला तो हमें 4 बंगले और चाहिए। तो महात्मा गांधी का यही कहना था कि हमारी जरूरत पूरा करने के तो रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है पृथ्वी पे, लेकिन हमारी जो लालच है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। वो उसके लिए फिर रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ जाएंगे। ठीक है, कोई लालच की कोई लिमिट नहीं होती है। लालच क्या, हम तो चाहेंगे 1 करोड़ होगा तो हम चाहेंगे 4 करोड़ हो, 4 है तो हम चाहेंगे 12 करोड़ हो। तो हमारी जरूरतों को तो पूरा किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। तो उनका मतलब यही था कि हमारे पृथ्वी पे जो भी लोग हैं मेनली वो क्या है, लालची हैं, सेल्फिश हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है ना। और इसलिए उन्होंने कहा था कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। हर इंडिविजुअल खुद ही चीज, जैसे उन्होंने कहा ना चरखा बनाओ, चरखे से अपना कपड़े खुद बनाओ। तो उनका मतलब था कि बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजों को नहीं बनाना चाहिए। हर इंडिविजुअल अपनी जरूरत का सामान खुद ही बनाए, खुद ही कंज्यूम करे, क्योंकि जब हम खुद बनाते हैं तो हमें मेहनत लगती है, फिर हम उस चीज को ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देन है आपका लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेज आपको पता ही है कि हमारे लैंड जो होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, स्पेशली फॉर नेचुरल वेजिटेशन उसी पे ग्रो होता है, ह्यूमन लाइफ उसी पे डिपेंड है, वाइल्ड लाइफ डिपेंड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चाहे वो खेती हो गई, चाहे कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, सबका सब भूमि पर डिपेंड करता है, लैंड पे डिपेंड करता है। लैंड के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और किसी भी कंट्री में जो लैंड होता है वो 3 तरह का होता है, माउंटेन होता है, प्लेट्यू होता है एंड प्लेन्स होते हैं, एंड आइलैंड्स भी होते हैं। इंडिया में 43% जो लैंड है वो प्लेन है, 30% जो है वो हमारा कैसा है, माउंटेन्स का है, एंड 27% जो है वो हमारा प्लेट्यू है। ठीक है, तो हमारे पास जो है हर तरह का लैंड मौजूद है। या आप पाई चार्ट देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है सबसे अधिक हमारे कंट्री में प्लेन एरिया है, देन सेकंड नंबर पे माउंटेन है, और थर्ड नंबर पे आपका जो है प्लेट्यू है। आपको पता है प्लेट्यू किस चीज में रिच होता है, खनिज में। ठीक है, सबसे अधिक जो खनिज है वो प्लेट्यू में ही पाए जाते हैं। और जो हमारा प्लेन एरिया होता है वो किस लिए सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मृदा मिलती है, मतलब यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। तो हर तरह की जो है फैसिलिटीज, मतलब हर टाइप का जो लैंड एरिया है वो हमारी कंट्री में मौजूद है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब ये टॉपिक जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल एज ए रिसोर्स। या फिर मैं लैंड डिग्रेडेशन आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लैंड डिग्रेडेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड होना, डिग्रेड मतलब जो लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, जब वो कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, फर्टिलिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, जब लैंड की क्वालिटी एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो भूमि है उसका निम्नीकरण हो गया है। हिंदी में से हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। ये लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है और इसके कॉजेज क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, लैंड जो है डिग्रेडेशन मीन्स व्हेन द क्वालिटी और द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड डिक्लाइंस, it means land degradation, and it always happens mainly due to human activities। जो मानव के क्रियाकलाप होते हैं उनकी वजह से ही land degradation होता है। human activities are basically responsible because they are damaging the land। अब वो कैसे लैंड को डैमेज करते हैं, यहाँ पे देखिए रीजंस भी दिए हुए हैं, ये लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस हैं। ठीक है, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। डिफॉरेस्टेशन, वनों का काटना, ओवर ग्रेजिंग, जो हम अपने गाय भैंसों को छोड़ देते हैं वो पूरा घास खा जाते हैं, जिससे कि पूरी भूमि जो है उसका मिट्टी बह के चली जाती है, उड़ के चली जाती है, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, उससे भी भूमि बंजर हो जाती है। माइनिंग, माइनिंग मतलब हम जगह जगह क्या करते हैं, जैसे कि आपके झारखंड, आप छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहाँ पे जगह जगह जो है गड्ढे खोद देते हैं ताकि वहां से मिनरल्स को निकाला जा सके, और उसके बाद उसको वापस से भरते नहीं है, तो वो गड्ढा का गड्ढा बना रहता है, जिससे क्या होता है कि आपकी भूमि खराब हो जाती है। एंड क्वेरिंग, क्वेरिंग भी वही होता है कि जो है मिट्टी को खुदाई कर देते हैं ताकि उसमें से खनिज निकल सके, और उसके बाद उसको प्रॉपरली जो है लेवल नहीं करते हैं। तो ये जो है रीजंस है ओवर ग्रेजिंग के। और गलत तरीके से कृषि करना, जो हम कृषि करते हैं उसमें भी गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक ये सब डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, जमीन जो होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इसके आप एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो कि जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुआ, तो वो माइनिंग की वजह से हुआ, क्योंकि ये एरियाज रिच है माइनिंग में, तो यहाँ पे जगह जगह खुदाई करके और जमीन को ऐसे छोड़ दिया जाता है। देन स्टेट्स लाइक राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे जो मेनली लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो बेसिकली किसकी वजह से हुआ है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ओवर ग्रेजिंग मतलब यहाँ पे चरवाहों को छोड़ दिया जाता है, गाय भैंसों को, और वो अपने मन तरीके से जो है पूरा का पूरा घास खा जाती हैं, और उसके क्योंकि बार बार उसी एरिया में लेके जाती है और उसी एरिया में वो चरती हैं, और पूरी घास जो है खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जब ऊपर घास की परत नहीं होती है, जब भी बारिश होती है, तेज हवा चलती है, तो पूरी की पूरी ऊपर की मिट्टी जो है उड़कर या बहकर चली जाती है। उससे क्या होता है कि जमीन का जो उपजाऊपना होता है वो खत्म हो जाता है। देन स्टेट्स ऑफ पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है इट इज ड्यू टू ओवर इरिगेशन, क्योंकि ये मेनली खेती वाले राज्य हैं जहाँ पे कृषि की जाती है, और यहाँ पे क्या करते हैं फार्मर्स अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए अंधाधुंध यहाँ पे पानी इस्तेमाल करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उतना पानी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी जो मिट्टी होती है वो बंजर हो जाती है, और जमीन बंजर हो जाती है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस, और उसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा, एक और रीजन है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एक और रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो ठोस कचरा होता है, सॉलिड जो वेस्ट होता है, लाइक आपने देखा होगा कि बहुत जगह आप देखोगे शहरों में पहाड़ बने रहते हैं कचड़ों के। ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो अपना केमिकल होता है या सिरिंज होता है या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब जो गलती नहीं है उनको उठा के वो जमीन पे फेंक देते हैं, और वो क्या होता है चीजें सड़ती हैं और पूरे लैंड को पॉल्यूट कर देती हैं। अगर उसमें केमिकल होगा, कोई हानिकारक केमिकल होता है, तो वो पूरी सॉइल को खराब कर देता है। ठीक है, तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब हम इसको इससे बच कैसे सकते हैं, एफॉरेस्टेशन करना, जितना से जितना हो सके जंगल लगाइए, क्योंकि पेड़ होते हैं तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, और उससे सॉइल इरोजन नहीं होता है, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। तो जितना हो सके पेड़ लगाइए। देन मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो चरवाहे होते हैं उनको अपने जो एनिमल्स हैं उनको गाइड करना चाहिए कि उन्हें कैसे, मतलब एक ही जगह पे बार बार लेके नहीं जाना चाहिए। देन शेल्टर बेल्ट बनाना, जहाँ भी रेगिस्तान है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना। देन थॉर्नी बुशेस को लगाना। तो इन सारी चीजों से जो है आपका मतलब लैंड डिग्रेडेशन रुक सकता है। देन आपका माइनिंग एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंट्रोल करना। ठीक है, जो वेस्ट, जो हमारी बंजर जमीन है उनको वापस से रिन्यू करना, ठीक ठाक करना। देन वेस्ट ट्रीटमेंट करना। तो इन सारी चीजों से जो है हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका हो चुका है। कल एक स्मॉल एक आपका टॉपिक बचा हुआ वो है सॉइल एज ए रिसोर्स, जिसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको दोबारा सुन लेंगे, मैं वीडियो आपको भेज दूंगी, और इसकी आपको जो है रिकॉर्डिंग जो है आपको इसका जो भी है नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, अब जो है आप मुझे अपनी अटेंडेंस देंगे पहले। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। आज डेट क्या है, 16। चलिए, आस्था प्रेजेंट है। मैं नाम ले रही हूँ, आप मुझे बताते जाइएगा। एक मिनट जाइए जरा।